पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था? विधायिका। तो इधर ध्यान दीजिए, ऑन है ना? देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे, जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका हम लोग देख चुके हैं, जो केंद्र की कार्यपालिका भी देखे हैं। केंद्र की कार्यपालिका किस भाग में है? भाग 5 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 53 से 79। और उसमें हम लोग राष्ट्रपति, फिर हम 52 से 79, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी देखें। फिर राज्य की कार्यपालिका का भाग कौन सा है? भाग 6, 153 से लेकर के 167 तक, जिसमें हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता देखें। तो आपको पता है, ये देखिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का काम बटा है। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कि कानून सही से लागू हो रहा है कि नहीं ये चेक करना, मूल अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है ये चेक करना। तो ये जो दूसरा सेक्शन है विधायिका, यहाँ भी क्या है, दोनों स्तर पे यूज किया गया, यानी केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। ठीक है, तो केंद्र स्तर पे जो कानून बनाने की जो बड़ी संस्था है उसको क्या कहते हैं? संसद। यानी केंद्र स्तर पे विधायिका कौन सा है? संसद। यानी केंद्र स्तर पे कानून बनाने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? संसद को। और राज्य स्तर पे विधान मंडल। ठीक है, तो याद रखिए विधायिका का काम है कानून बनाना, और केंद्र स्तर पे कानून बनाता है कौन? संसद। और ये जो कानून बनता है ये पूरे भारत में लागू होता है। और यह राज्य स्तर पे कानून कौन बनाता है? विधानमंडल। जैसे मान लीजिए बिहार में, बिहार विधानमंडल जो भी कानून बनाएगा वो केवल बिहार तक ही लागू होगा। जैसे देखिए शराबबंदी तो केवल बिहार में लागू है। अगर वही भारत सरकार, केंद्र सरकार लगा दे कोई कानून तो पूरे भारत में बंद होगा। लेकिन कुछ विषय बटा हुआ है, तो केंद्र में कानून बनाने की जिम्मेदारी है संसद, और राज्य में विधानमंडल। तो हो गया केंद्र का विधायिका कौन हो गया? संसद, और राज्य का विधायिका विधानमंडल। अब देखिए इस संसद में जो है, संसद 3 चीज से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और लोकसभा। यानी संसद 3 चीज से मिलकर होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और विधानमंडल जो है ये किससे बनाता है? राज्यपाल, विधानसभा, और वैसे तो नॉर्मली यही दोनों है, लेकिन जिस राज्य में 2 सदन है तो वहाँ पे एक चीज और जुड़ जाएगा, विधान परिषद। ठीक है, देखिए संसद में कानून बनाने के लिए इससे भी पास होना पड़ेगा, इससे भी पास होना पड़ेगा और इससे भी पास होगा। जब तीनों से पास होगा तभी कोई विधेयक अधिनियम बनता है। ठीक है, और इसमें भी क्या है, जब तीनों से पास होगा तब कोई विधेयक अधिनियम बनेगा। तीनों में से अगर एक भी से भी पास नहीं हुआ तो ये विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको तो यही पूछ देता है केंद्र स्तर पे विधायिका में कौन कौन शामिल है, तो संसद है, और संसद किस चीज से मिलकर बना है? राष्ट्रपति। एक बार सवाल इसमें सीधे पूछा गया था, संसद कैसे बनता है, संसद का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन ए में दिया था लोकसभा एवं राज्यसभा, या ऐसे समझिए, बी राज्यसभा, सी लोकसभा एवं राज्यसभा, और डी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो संसद का गठन कैसे हुआ है?
ऑप्शन डी, तीनों होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। क्यों? ना तो ये लोकसभा का सदस्य, ना ही राज्यसभा का सदस्य है। राष्ट्रपति एक अलग संस्था ही है, यानी एक व्यक्ति का संस्था है, वो कोई सदस्य नहीं है। उसी तरह राज्यपाल भी कोई सदस्य नहीं है। ठीक है, तो हम लोग शुरू किससे करेंगे? केंद्र से, केंद्र के संसद से। उसके बाद हम लोग आएंगे राज्य के विधानमंडल पे। दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो पहले जो है चर्चा केंद्र का जो संसद है, इसका चर्चा किससे दिया है, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक, जहाँ पे केंद्र के विधायिका की चर्चा की गई है। ठीक है, और इसी ये जो 79 अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि केंद्र की विधायिका के लिए एक संसद का गठन होगा, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल होगा। या ऐसे कह सकते हैं, अनुच्छेद 79 में कहा गया है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलाकर के संसद का गठन किया जाएगा, जिसका कार्य है पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति जो है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक देखिए, उसको आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक किसका प्रावधान किया गया है? केंद्र के विधायिका। केंद्र के विधायिका यानी संसद। तो देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा से मिलकर बनता है। तो यहाँ देखिए केंद्र में देखिए कितना सदन है? एक सदन ये हो गया और एक सदन ये हो गया, तो 2 सदन हुआ कि नहीं? तो संसद क्या है? भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय का मतलब 2 सदन होगा। तो ये हो गया राज्यसभा यानी उच्च सदन और लोकसभा यानी निम्न सदन। तो भारतीय जो है विधायिका में 2 सदन की व्यवस्था की गई है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन हुआ और लोकसभा निम्न सदन हुआ। और आपको पता है अनुच्छेद 79 में कहा गया है जो केंद्र के विधायिका के तौर पे संसद का निर्माण होगा, जो 3 चीज़ से मिलकर बना होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो सवाल देखिए आप सिंपल पूछता है, हमसे तो ये पूछेगा, स्वीकृत सदन व्यवस्था पूछेगा, ये भी पूछा जाता है। अब देखिए इसके बाद जो होता है राज्यसभा हुआ और लोकसभा, तो अब क्या हर राज्य के लिए बराबर सीट है? नहीं है, क्योंकि देखिए लोकसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधि करता है। किसका प्रतिनिधि करता है? जनता का प्रतिनिधि। ठीक है, क्योंकि आप लोकसभा सदस्य जो भेजते हैं तो उसका चुनाव कौन करते हैं? हम लोग करते हैं। जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गया है, भारतीय नागरिक है, तो वो करता है। लेकिन क्या हम लोग राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है ये किसका करता है प्रतिनिधि? राज्य का प्रतिनिधि करता है। यानी लोकसभा किसका प्रतिनिधि करता है? जनता का। और राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधि करता है। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, किसका प्रतिनिधि करता है? लोकसभा जनता का। तो हम लोग जनता चुन किसको भेजते हैं? जैसे मान चलिए अभी ये हम लोग का जो मधेपुरा क्षेत्र है, इनके जो हमारे जो सांसद है, इनको हम लोगों ने भेजा है कि नहीं? तो ये जो सांसद है ये हम लोगों का प्रतिनिधि कर रहे हैं। ये जो भी बोलेंगे तो समझिए हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो राज्यसभा सदस्य भेजा जाता है, राज्य सरकार की तरफ से भेजा जाता है। यानी ठीक है कि उसी में से विधानसभा सदस्यों से चुना, वो जो है वही चुनते हैं इनको। तो ये किसका प्रतिनिधि करते हैं? वो राज्य की तरफ से बोलते हैं। ऐसे समझिए हमारा जो सांसद है वो कुछ भी बोलेंगे तो समझ लीजिए हम लोग बोल रहे हैं। मतलब हम लोग कौन? मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं, है कि नहीं? चाहे आप उसे वोट दे कि ना दिए हो, अब वो सबका हो गया। लेकिन जब कोई राज्यसभा सदस्य बोलेंगे वहाँ पे, तो वो सीधा होकर बिहार की तरफ से बोल रहे हैं, और लोकसभा सदस्य के अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ से बोलते हैं। तो मतलब समझ रहे हैं? अगर आप राज्यसभा सदस्य बन जाइएगा, भले आप सहरसा के रहने वाले हो, तो आप जो भी बोलेंगे इसका मतलब बिहार सरकार के यानी बिहार की तरफ से बोला जा रहा है।
ठीक है। तो ये तो जनता का प्रतिनिधि है। अब राज्यसभा क्या है? राज्य का प्रतिनिधि है। तो अब ये बोला जाता है तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है? क्या सब राज्य को बराबर महत्व दिया गया है? नहीं दिया गया है ना। नॉर्मली है वो कहिए या जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। तो राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधि करता है और राज्यसभा में जितने भी सदस्य होंगे वो किसके आधार पर चुने जाएंगे? आपका कहना भी इसलिए सही है भाई, जितना जनसंख्या उतना ज़्यादा विधायक होगा ना, कि एवरेज 5 लाख सदस्यों का जनसंख्या पे एक विधायक होता है। तो इस आधार पे क्या है, अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट किसका है? उत्तर प्रदेश का। कितना है? 31। इसके बाद महाराष्ट्र कितना है? 19। इसके बाद कितना है? 18 तमिलनाडु। इसके बाद बिहार और पंजाब। तो ये जनसंख्या के आधार पे पंजाब है। जनसंख्या नहीं सर, पंजाब कम कहाँ? बिहार और कर्नाटक नहीं, कर्नाटका नहीं है, बिहार और पंजाब है। ऐसे 16 एक दो और होगा। ठीक है। हाँ, तो ये जनसंख्या के आधार पे संख्या मतलब दोनों समान हो। अब देखिए 5 लाख कह दिया कि 5 लाख पे एक विधायक होगा, तो जरूरी नहीं है 5 लाख पे ही। अब देखिए जैसे सांसद के लिए है कितना, 10 लाख पे एक सांसद होना चाहिए। अब सिक्किम का जनसंख्या 6 लाख ही है, पूरा सिक्किम राज्य का जनसंख्या, तो वहाँ से एक सांसद तो देना पड़ेगा ना, तो 6 लाख पे ही हो गया। मतलब एक एवरेज निकाला जाता है। 10 लाख कहीं 12 लाख भी हो जाता है, कहीं 8 लाख भी हो जाता है, कहीं 5 लाख भी हो जाता है, और कहीं 15 लाख भी हो जाता है। तो एवरेज जो है वो क्या है? 10 लाख। तो याद रखिएगा सवाल कहाँ से बनता है। सवाल पहला बनेगा केंद्र के विधायिका की चर्चा किस भाग में है? भाग 5 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक। दूसरा सवाल बनता है संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 79 में। और ये 3 चीज़ से मिलकर बना है। ये भी कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 79 में। भारत में क्या है? द्वि सदन की व्यवस्था की गई है। द्वि सदन का मतलब यहाँ पे 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? उप सदन। लोकसभा को क्या कहते हैं? इस पर भी चर्चा होगी, राज्यसभा से शुरू करेंगे। और लोकसभा किसका प्रतिनिधि करता है? जनता का। और राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधि करता है। और राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति किस सदस्यों की संख्या निर्धारित कैसे होती है? जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य का ज़्यादा जनसंख्या होगा उसको उतना मिलेगा, है कि नहीं? तो आप लोगों से सवाल है क्या ये सही लग रहा है आपको? राज्य को भी अलग दर्जे दे दिए कि इंटरनेशनल लेवल पे तो देश का सम्मान वैल्यू बराबर होता है, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो या भूटान हो, बराबर होता है कि नहीं? हम पहले भी कई बार पूछ चुके हैं, भूटान का राजा हो और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो या भारत का प्रधानमंत्री हो, कुर्सी एक हो तो कौन बैठेगा? 3 लोग हैं। भारत का प्रधानमंत्री हो, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो और भूटान का राजा हो, कुर्सी एक हो, तो किसको बैठने दिया जाएगा? भारत में ही अगर बैठक हो तो नहीं, भारत प्रतिनिधि तो इंग्लैंड का भी है ना प्रधानमंत्री। मतलब ये भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति कहाँ है? भारत का प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और भूटान का राजा है। हाँ, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल लेवल में सब देश का बराबर वैल्यू है, वो राजा है। हाँ, फिर हमारा राष्ट्रपति होते तो वो बैठते। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जनसंख्या माने इंटरनेशनल का देश का एक देश एक वैल्यू, लेकिन भारत में क्या कर दिया गया है? राज्य का अपना जनसंख्या के आधार पे। तो क्या ये सही है, ये गलत है? हम आपसे सही है तो कैसे सही है? क्योंकि सर लोकसभा का जो प्रतिनिधि होता है, हम लोग राज्यसभा के लिए कर रहे हैं। राज्यसभा की जनसंख्या का आधार इसलिए ताकि वहाँ का जो शासन व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए ठीक रहेगा। अब ये भी कह सकते हैं सिक्किम देखिए छोटा सा देश है, छोटा सा राज्य है, उसकी समस्या एक जैसी है। लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का अलग कंडीशन है, मेरठ का अलग कंडीशन है, बुंदेलखंड का अलग कंडीशन है, मध्य उत्तर प्रदेश का अलग कंडीशन है। इतने बड़े के लिए अगर एक आदमी रख दे तो नियुक्त थोड़ा कर पाएगा।
तो इसीलिए जनसंख्या के आधार बनाया गया, ताकि इतना बड़ा आबादी है तो अपने छोटे स्तर पे वो पता कर सके क्या क्या समस्या। पंजाब में 7। हाँ, सोलर किस में है? कर्नाटका में। चलिए कर्नाटका। तो देखिए यहाँ तक पहले आप देख लीजिए। देखिए संसद में हम लोग क्या आते 3 था, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति की तो हम लोग देख चुके हैं। अब है अगला क्या? राज्यसभा। राज्यसभा यानी उच्च सदन। और पता है राज्यसभा क्या है? राज्य का प्रतिनिधि करता है। तो जब भी राज्यसभा की चर्चा है तो समझ लीजिए राज्यसभा यानी उच्च सदन, और ये राज्यों का प्रतिनिधि करता है। अब देखिए 79 में क्या था? संसद का गठन होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर। 52 में राष्ट्रपति थे। अब अनुच्छेद 80 में कहा गया है, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का गठन या राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में किसकी संरचना है? ये अनुच्छेद सिंपल से याद किया। 79 संसद, देखिए शुरू से लीजिए 51 तक तो सबको याद रहता है। 52 हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 63, फिर प्रधानमंत्री 74, 75 दोनों में उसका जिक्र है। फिर महान्यायवादी 76, राज्यपाल 153, मुख्यमंत्री और जो है मुख्यमंत्री परिषद कितना हो गया वो लोग? 100 नहीं 163 तो हो गया, 164 और 65, 164 65। उसके बाद महाधिवक्ता 165 में महाधिवक्ता है। राज्यसभा 80। और राज्यसभा की संरचना कहा गया तो राज्यसभा में कुल कितने, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। यानी अनुच्छेद 80 में कहा गया है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, जिसमें से राज्यों के तरफ से तो राज्यों का हिस्सा कितना होगा? 238, और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होंगे? 12। यानी कहा गया है कि राज्यों का जो है राज्य से या केंद्र शासित से जहां से भी आए टोटल अधिकतम कितना हो सकता है? 238। और राष्ट्रपति के द्वारा कितने चुने जाएंगे? 12। और अधिकतम कितने कर सकते हैं? 250। ठीक है। तो यानी अनुच्छेद 80 में कहा गया है राज्यसभा की संरचना होगी और राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, जिसमें से 238 राज्यों से होगा और 12 सदस्य की मनोनीत कौन करेंगे? राष्ट्रपति। मनोनीत मतलब वो चयन करते हैं किसके आधार पे? सामाजिक कार्य, समाज कार्य, साहित्य, कला और विज्ञान। यानी ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं वो किससे चुनते हैं? समाज कार्य, साहित्य, कला और विज्ञान। समाज कार्य मतलब जो भी आप एनजीओ खोले या सांसद, विधायक या मंत्री सब इसमें आ जाता है। साहित्य लेखक को उसमें आएगा। कला में भी क्रिकेटर को जोड़ दिया जाता है नहीं? चाहे वो गायक हो, सिंगर हो, डांसर हो, फिल्म कलाकार हो, कोई भी हो। अब देखिए जैसे गोविंदा और ही बने हैं, सचिन तेंदुलकर और ही बने हैं, राज्यसभा सदस्य बने कि नहीं? चाहे अमिताभ बच्चन और ही बने हैं, तो सब किसके द्वारा बने हैं? कला से। अब विज्ञान जो साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, जैसे साइंटिस्ट और हो गए, उसको भी बनाया जा सकता है। तो ये जानबूझ के लिए बनाया जाता है, उस सदन कहा गया है, क्योंकि राज्यसभा को कहा जाता है बौद्धिक सदन। यहाँ पे विद्वान लोगों को रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तो राज्यों की तरफ से चुना जा ही रहा है, और ये जो 12 अलग से बुद्धिजीवी के तौर पे भी चुना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग का काम चलता है, बुद्धिजीवियों का काम। ऐसा नहीं आप किसी को उठा के सेलेक्ट कर दिए। तो याद रखिएगा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। राज्यों से कितना?
और राष्ट्रपति के द्वारा कितने मनोनीत होंगे? लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में है 245 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य तो आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, और राज्यों से कितने हैं? 233। तो 5 कम क्यों रह गया? हाँ, पोक नहीं के POK, हाँ जी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो भारत का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जब वो मिलेगा तब इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, सवाल आपसे कई तरह सवाल ये भी पूछ सकता है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। और राज्यों से कितना होगा? राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? 12, जो किस विभाग के होते हैं? समाज कार्य, साहित्य, कला और विज्ञान। और लेकिन वर्तमान में कितने हैं? जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है और 233 राज्यों से। ये सब सीधी क्वेश्चन है, सीधे हूबहू उठा के आपसे पूछ देगा। पॉलिटी में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, ये जो सदस्य है, इनका निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखिए, याद है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता था? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल पद्धति के द्वारा। ठीक राष्ट्रपति की तरह चुनाव होता है, जैसे ना राष्ट्रपति में जैसे 4 लोग खड़े हुए, तो 4 का आप जो वोटिंग करते थे, तो पहले नंबर पर किसको देना है, दूसरे नंबर पर किसको देना है, तीसरे नंबर पर किसको देना है, सेम वही प्रोसेस अपनाया जाता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाया गया था। लेकिन यहाँ पे अंदर क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन लेते थे? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन जो राज्यसभा, जैसे मान लीजिए हमको बिहार से 16 लोग भेजना है, तो उसमें कौन शामिल होंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी राज्यसभा के लिए सदस्य की नियुक्ति होती है, तरीका वही है जिसे राष्ट्रपति का चुनाव होता था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संगमन पद्धति द्वारा। लेकिन यहाँ पे हिस्सा कौन लेंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आज के अब ऐसा भी कह सकते हैं विधानसभा के सदस्य, कि निर्वाचित सदस्य, क्योंकि जो मनोनीत सदस्य होता था एंग्लो इंडियन, वो तो अब समाप्त हो चुका है ना। तो अब नॉर्मल अगर ऐसा भी लिख देगा विधानसभा के सदस्य, तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा में मनोनयन का कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये कर दिया गया है, जो केंद्र और लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, अब वो समाप्त हो गया है। तो इस हिसाब से आप सीधे ये भी अगर आ गया विधानसभा के सदस्य, ठीक है। तो अभी निर्वाचित इसलिए लिखिए कि कई जगह एग्जाम में पूछ दिया गया, हाल फिलहाल में भी 2019 के बाद भी पूछ दिया गया। तो कभी कभी होता है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने से सही चीज़ भी गलत हो जाता है। जैसे होता है ना क्रिकेट में, ज़्यादा फ्लैटेड गेंद दिएगा तो छक्का भी लग जाता है, आउट होता है तो छक्का भी लग सकता है। तो यहाँ भी है, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में निर्वाचित सदस्य होगा तो वही लगाइएगा, अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो विधानसभा के सदस्य भी लगा दीजिएगा। आपको फोकस क्या करना है? ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है, कि दोनों का अलग अलग ऑप्शन होगा। जिससे हमारे सवाल आ जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए में देगा विधान परिषद के एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा। दूसरा ऑप्शन देगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तीसरा ऑप्शन देगा विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो ऐसे करके दोनों ऑप्शन दे दिया ना, तब वहाँ निर्वाचित सदस्य लगाइएगा। लेकिन अगर निर्वाचित सदस्य की चर्चा नहीं की गई है तो सदस्य लगा दीजिएगा।
तो राज्यसभा सदस्य संख्या वैसी नियुक्ति होती है, ठीक है। तब सदस्यों क्यों खाना का शेड्यूल तो भाई हम लोग बता सकते हैं। 2015 तक आपको बताएंगे मेरा वजन था 54 किलो, और जो असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है CRPF फोर में, अभी रुकिए कौन है क्या, तो कोई बात नहीं काट। देखिए राज्यसभा सदस्य की नियुक्ति तो आप समझ गए कैसा होता है। तो सदस्यों की अर्हता यानी कौन खड़ा हो सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता का तो सबसे पहला पॉइंट वही हो जाता है भारतीय नागरिक हो, यानी राज्यसभा सदस्य कौन बन सकते हैं, भारतीय नागरिक। दूसरा कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी की हो। तीसरा लाभ के पद पर ना हो। लेकिन देखिए यहाँ एक कंडीशन हो जाता है, लाभ का पद पता है, वेतन भत्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन जो प्रोफेसर होता है, सरकारी प्रोफेसर और सरकारी वकील, वो चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। भले वो लाभ का पद है, देखिए जैसे क्या है, 3 व्यक्ति है, मान चलिए 4 व्यक्ति, एक है IAS अफसर है, एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, और एक चलिए मान चलिए कोई आर्मी अफसर है। अब इस तीनों चारों में किसी भी चुनाव में, चाहे पंचायत का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, अगर किसी को सांसद या विधायक बनना है, MP या MLA बनना है, तो इसमें से किसको इस्तीफा नहीं देना पड़ता है, प्रोफेसर और एक होता है लॉयर, सरकारी वकील को। ये क्या है, प्रोफेसर है, चुनाव लड़ेंगे, जीत गए तो विधायक या सांसद बन गए, 5 साल पूरा करेंगे, फिर आकर प्रोफेसर बन जाएंगे। प्रोफेसर का भी पेंशन उठाएंगे और विधायक का भी पेंशन उठाएंगे। लेकिन अगर आप टीचर है, DM है या SDM है या कोई आर्मी अफसर है, तो उस कंडीशन में पहले आप इस्तीफा दीजिए, तब चुनाव लड़िए। जीत गए तो बनिए, हार गए तो घर जाइए। ना विधायक सांसद बनेगा, ना ही आपका नौकरी बचेगा। केवल ये उपाय किसको सुविधा प्राप्त है, सरकारी प्रोफेसर और सरकारी वकील को, जो बिना इस्तीफा के चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। बाकी क्या है, लाभ के पद पर ना होना चाहिए। और चौथा वो तो पता ही है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। कि जो आदमी पागल होगा वो सदस्य कैसे बन सकता है। हमने कहा भाई बुद्धिजीवी का संस्था है, तो पागल तो ही बुद्धिजीवी होगा, नहीं होगा ना। इतना याद रखिए, लाभ के पद ना हो, ये दिमाग में रखिएगा, प्रोफेसर और लॉयर। हम यहाँ इसलिए नहीं लिखा रहे हैं, लिखा देंगे तो आप यार प्रोफेसर सर लिखा है, ये वाला पॉइंट काट देते हैं, है कि नहीं। बार बार ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये दिमाग में सेट रखिए, जो प्रोफेसर और वकील को जो है इस्तीफा देना नहीं पड़ता है। इसके पीछे कई कारण भी है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था ना, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो थे यही सब थे, प्रोफेसर और लॉयर वकील ही थे। तो हर कोई अपना सुरक्षित सीट कर लेता है ना, तो इसीलिए उनको लगा जो है प्रोफेसर वकील को हटने की ज़रूरत नहीं है, वो काम के साथ साथ लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा सबको देख सकता है नहीं। लेकिन एक IAS हो सकता है, एक DM का इतना ज़्यादा काम होता है, अब वो विधायक का काम संभाले के जिला का काम संभाले, है कि नहीं। तो कई कारण हो सकते हैं। तो यह है राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता। नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष, इस पे फोकस कीजिएगा कि सवाल आपका यहीं से बनेगा। यह 3 चीज़ तो हर जगह कॉमन है ना। अंतर कहाँ पड़ जाता है, उम्र में। वोट देने के लिए 18 साल, संपत्ति के अधिकार के लिए 21 साल, लोकसभा या विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल, फिर राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 साल। तो खाली एज पे अंतर दीजिए, एज पे ही अंतर है, बाकी सब सेम है, बस एज पे फोकस कीजिएगा। इसके बाद जो है ये देखा जाता है
सभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल। देखिए राज्यसभा क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन। यानी राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, ये हमेशा चलते रहता है। लेकिन लोकसभा में क्या है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या बहुमत खत्म हो जाए तो वो लोकसभा समाप्त हो जाता है, फिर नया लोकसभा बनाना पड़ता है कि नहीं। लेकिन राज्यसभा क्या है, ये कभी समाप्त नहीं होता है, इसको कहते हैं अस्थाई सदन, हमेशा चलते रहता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा सदस्य बना है, यानी राज्यसभा सदस्य है, तो अब एक व्यक्ति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, 6 वर्ष के लिए। यानी राज्यसभा सदस्य, अगर आपको राज्यसभा सदस्य चुन लिया जाएगा तो जिस दिन से आप शपथ लिए हैं उस दिन से 6 वर्ष तक आप अपने पद पर रहेंगे। और राज्यसभा में ये देख रहे 245 सदस्य है, तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य वहाँ से सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके जगह पे ही उतना ही सदस्य आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 245 के तिहाई कितना होगा, बताइए। 81 के आसपास। तो हर 2 साल पे 81 लोग हटते हैं और नया 81 लोग आ जाते हैं। तो यानी प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य 1 मिनट निवृत्त होते हैं और उसके जगह पर नए सदस्य आते हैं। हाँ बताइए। वर्तमान में कोशिश से मनोज झा का नाम तो देख रहे हैं, अभी चेक करना पड़ेगा वो, क्योंकि बदलते रहता है, ध्यान में भी ये सब नहीं रहता है ना। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हम लोग का राज्यसभा सदस्य कौन। ऐसे तो राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधि होता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो राज्य की तरफ से, चाहे वो कोसी से हो या मगध से हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, और एक जो राज्यसभा सदस्य होता है 6 वर्षों के लिए चुना जाता है, और प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य हटता है। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान के चलिए राज्यसभा में 6 सदस्य है, कितना सदस्य है, 6 सदस्य, A B C D E और F। अब सबका कार्यकाल कितना होना चाहिए था, 6 साल का। पता चला जो D और E यानी 1/3 सदस्य जो है E और F अपना 6 साल पूरा कर लिया, तो इसको क्या कर दिए, हटा दिए। अब इसके जगह पे X और Y डाल दिए, तो फिर 6 हो गया ना। फिर पता चला अगला 2 साल बाद इन दोनों का काम चला गया, तब दे दिए PQ, तब कौन हो गया, PQCD, फिर 6 हो गया। तो ऐसे करके हटते रहता है, यानी सदस्य अपना 6 साल पूरा करता है। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने का होता है, 6 वर्ष का, और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होता है, सेवा। हाँ फिर से बना सकते हैं, लेकिन हटने के बाद। अब जैसे मान के अभी आप सांसद बन गए, 5 साल रहे सांसद, फिर जैसे कार्यकाल पूरा होगा आपको हटना पड़ेगा, फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है कि नहीं। तो सेम यहाँ भी है, फिर से आप चुना सकते हैं, लेकिन एक बार में 6 साल तक ही रह सकता है। उस कंडीशन में आप 2 ही कंडीशन में हट सकते हैं, या तो आप खुद अपनी इच्छा चाहे तो हट सकते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती आपसे कोई काम करवा नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक लीजिए पहले। राज्यसभा